या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का न्यूज 11 भारत में स्वागत है। और देखिए, साक्षात शक्ति स्वरूपा से मिलवाते हैं। और देखिए, आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन ये पहचान बनाने में इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, कितनी संघर्ष की कहानी रही है, यही शक्ति स्वरूपा से मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशा लकड़ा हैं, जो कि एक लंबा सफर तय किया है, कितना स्ट्रगल रहा है इनकी लाइफ में। इससे पहले की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की आज भी ये सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य भी हैं। तो कई मामलों में इन्हें जो है पूरे देश भर में भ्रमण करना होता है। बचपन कैसा बीता है, जवानी कैसी रही है और कंटिन्यू अभी वर्तमान कैसा चल रहा है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है और ऐसे में शक्ति स्वरूपा का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपने जिस तरह से नवरात्र के शुभ अवसर पर इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रही हैं, मैं भी इतना कह सकती हूँ कि जहाँ महिलाएं होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। हम भी कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल, तो ऐसी महिलाएं अगर हमारे समाज में रहेंगी, हमारे देश में रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि उन्नति की ओर, प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा ही। मैम, किस तरह से बचपन रहा? क्या आपने सोचा होगा कि आगे मंजिल जो है इतनी ऊंचाई छुएगी? जहाँ मेरा गांव है, गुमला जिला का चुहरू गांव, गुमला प्रखंड में है, और उस गांव में मेरा जन्म हुआ। और जन्म से मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी। और लेकिन एक था कि मैं जिस गांव में रही, उस गांव का स्थिति परिस्थिति को शायद आप भी देखते होते उस समय में, तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि वहाँ से लोग पढ़ कर के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक जुनून था, एक इच्छा शक्ति थी कि हमें पढ़ाई तो करनी है। और मेरे माँ पिताजी ने भी बहुत मेहनत किया बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम लोग ने पढ़ा भी और आज यहाँ तक पहुँचे भी। हमने अपना स्कूली शिक्षा की अगर बात करते हैं तो हमने संत युद्ध उच्च विद्यालय नौडीहा घाघरा से किया। ग्रेजुएशन मेरा गुमला केओ कॉलेज यानी कार्तिक उराव कॉलेज से हुआ, और पीजी हमारा रांची यूनिवर्सिटी, रांची डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हुआ। और पीएचडी भी मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया, मैंने बीएड भी किया। तो इतना हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे गाँव से निकल करके हमने जो पढ़ाई लिखाई किया है, आज माँ पिताजी का मेहनत है। मेरे लिए तो बहुत ही कठिन था। मैं जब 6th क्लास में थी तो मेरे से छोटे 2 भाई बहन थे। मेरी माँ का उस समय देहांत हो गया। उसके बाद हमारे लिए बहुत कठिन था। लोग कई तरह के बातें कर रहे थे कि अब तो इनकी माँ नहीं रही, ये पढ़ नहीं पाएंगे। वो दिल में चुभ गया, और वही चुभन आज इतना दूर तक ले आया कि आदमी को अगर कोई बोलता है, नकारता है, तो उनको एक सशक्त पॉजिटिव सोच करके, जो नकारात्मकता सोच है उसको परिवर्तन करते हुए पॉजिटिव वे में कैसे अपने आप को परिवर्तन करना है, ये हमने सोचा। और जब जो काम की महिलाएं काम करती थी हमारे खेत में, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसी दिन से मुझे चुभ गया। और मैंने मेरे पिताजी को बोला, मैं तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे गांव अगल बगल में जो सरकारी स्कूल थे वहाँ मैट्रिक पास लोग करते नहीं। पिताजी क्या करते थे मैम? मेरे पिताजी सीआरपीएफ का एक जवान थे, और उन्होंने हम लोग का पढ़ाई के समय ही रिटायर हो चुके थे, खेतीबाड़ी करते थे। हाँ, लेकिन एक पुलिस में रहने वाला व्यक्ति जो 1971 का 1965 का पाकिस्तान का युद्ध लड़े, उस व्यक्ति में अनुशासन कूट कूट के भरा हुआ था। मेरे पिताजी बोलते थे कि अपना काम स्वयं करना है, किसी के भरोसे नहीं चलना चाहिए। इसलिए जितना भी काम पेपर तैयार, जैसे हम लोग को लगता है ना कि जाति प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, या स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन कराना है, तो कोई गार्जियन जाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, आप स्वयं करो, इसको आगे बढ़ करके आपको भाग लेना होगा। और हमने किया भी। और इसका एक उदाहरण भी मुझे याद है। जब हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गुमला ब्लॉक में गए, तो हमारा एक कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे बोले कि आप आदिवासी हो क्या? हमने कहा यस, मैं तो आदिवासी हूँ। तो उन्होंने मुझे बोले कि अगर आप आदिवासी हो तो आदिवासी शब्द बोलो। तो हमने अपने कुड़ुक भाषा में हमने उनसे बात की, कुड़ुक से। वो कौन सा? उनको मैं कही कि नी नोंद्रा एन सिग्नेचर ननुन, ओकर बाद नून निंगन का कम ना पढ़ा रहो। तो आप बोले कि आप पेपर लाइए, मैं सिग्नेचर करती हूँ और आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा।
तो इस टाइप का शब्द का इस्तेमाल हम लोग किए, तो वो जो थे सीआई उस समय, उन्होंने तुरंत मेरा पेपर सिग्नेचर कर दिए। लोगों को लगता है कि अपनी भाषा को छोड़ देना चाहिए क्या, लेकिन हमने टूटा फूटा, उसमें मैं पूरी तरह से नहीं जानती थी, अपने जानने के लिए थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन वही आप जब इतने दूर तक आए तो अपना भाषा को कंटिन्यू हमने उन्हें सीखने का प्रयास किया। मैं हॉस्टल में भी रह करके लड़कियों से एक एक शब्द को जोड़ जोड़ के सीख के, माने कि आप क्या जाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, पहनने को क्या कहते हैं, जानवरों को किस नाम से बुलाया जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मक्खी को तिंगली कहते हैं, तो मुझे मालूम नहीं था। ऐसे मेंढक है उसको मूखा कहते हैं, यह भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये बोलचाल की भाषाओं में, शब्दों में आते आते एक एक शब्द सीखते सीखते हमने अपनी कुड़ुक भाषा पूरी तरह से सीख गए। और आज जब ग्रामीणों के बीच में जाती हूँ तो मुझे अपना भाषा बोल करके बहुत आनंद आता है। तो लोगों को लगता है इसको तो कुछ आता नहीं था, लेकिन कैसे सीखे। तो यह एक अनुभव है, एक काम करने का तरीका है, सीखने का कोई समय नहीं होता है। तो जो हमने अपने माँ पिताजी से सीखा, अपनी माँ पिताजी ने जो हमें बताया, उसको लेकर के हमने आगे बढ़ा और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, तो ये कहानी रही है और दर्द भरी कहानी कह सकते हैं, क्योंकि जब माँ नहीं रही तो उसके बाद लोग ये कहा करते थे कि अब कैसे आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी। तो इसी बात को इन्होंने लिया और पिताजी का समर्थन रहा, सपोर्ट रहा। पिताजी चाहते थे कि सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो, और ऐसे में सारे कार्य जो है खुद से इन्हें जाने पड़ते थे, जन्म प्रमाण पत्र हो या कई ऐसे कार्य ये स्वयं करती थी। खास करके अपने जो मातृभाषा है उससे जुड़ी रही, मातृभाषा का प्रयोग जो है वो अक्सर करती थी। ये भी आपको बताते चले कि आज आदिवासी महिला हैं और अच्छी पहचान रखती हैं, देश भर में एक अलग पहचान रखती हैं। देखिए, आज आदिवासी महिला की बात करें तो महिला शक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है देश के सर्वोच्च शिखर पर हैं, सर्वोच्च स्थान पर हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशा लकड़ा से। ऐसी कोई कॉलेज में वैसी कोई मेमोरी जो अब याद होती होगी तो थोड़ा परेशानी भी रहा होगा, स्ट्रगल भी रहा होगा, लेकिन आज याद करके अच्छा लगता है, ऐसा? देखिए, मेरे घर में तो मुझे घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता था। भाई बहन भी थे, परिवार में भी लोग थे, तो हमें दोनों को देख करके चलना पड़ता था। लेकिन हमने कभी कठिनाइयों को कठिनाई सोच के नहीं चला, उसका समाधान निकालते हुए अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारा सोच था। और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए। एक सोच था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक मन में आया कि हमें आर्थिक रूप से भी स्ट्रोंग होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी खड़ा होना चाहिए। मैं जिस गांव से निकली उस गांव में बहुत कम लोग पढ़ते थे चूरू से, लेकिन आज अगर हमारे गांव में देखेंगे तो हर एक घर में आपको ग्रेजुएशन किया हुआ भाई या बहन मिलेंगे, तो यह एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, मैं कॉलेज की बात करती हूँ। स्कूल में भी अच्छा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। मैं हॉकी भी खेलती थी, कबड्डी भी खेलती थी, खो खो खेलती थी, और कई स्कूल में भी जाते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो स्पेशल हम लोग उस दिन मैच खेलते थे और जीत करके भी आते थे। ऐसे उदाहरण मुझे जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तब हमारा फुटबॉल या हॉकी कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ गुमला स्टेडियम में। तो हमने सिस्टर को पूछा कि हमारी टीम जाएगी कबड्डी खेलने के लिए। सिस्टर ने कहा, क्या कॉलेज की लड़कियां, तुम लोग जीत पाओगे क्या? बोले, सिस्टर आप बोल तो दीजिए, हम लोग जाते हैं और जीत करके ज़रूर आएंगे। तो हमारी 2 टीम बन करके गई और गुमला स्टेडियम में जब हम कबड्डी खेलने गए और हमारा दोनों टीम विजय होकर के आ गई, तो जो दोपहर का खाना बना था हॉस्टल में वो बना का बना रह गया। तो एक विदेश की सिस्टर थी, पौली मदर, और बोले, वो बोल रही है कि लड़कियां कहाँ गई, अभी तक नहीं आ रही है। तब जो हमारी वार्डन थी, सुपरिटेंडेंट थी, उस सिस्टर ने फ़ोन लगाया और पूछा लड़कियां क्या कर रही। बोले, दोनों टीम आपका जीत गए हैं। और जब हम वहाँ से प्राइज लेकर के हिफी फुर्रा करते आ रहे हैं तो लोग में एक उत्साह होता है, तो ये अपने आप को बहुत दिल को छू जाता है। ऐसे स्कूल की भी बात करेंगे तो लगातार हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना, फिर क्लास मॉनिटर होना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। और टीचर भी बहुत प्यार करते थे, कोई भी काम दिया जाता था तो बहुत उनका तैयारी करना। एक बार मुझे याद है कि हमें एक दोहा याद करने के लिए दिया गया था, और उस दोहा को याद करते समय पूरे क्लास में हम और मेरी मामा की बेटी 2 ही लोग हम लोग याद किए थे। मुझे आज भी वो बहुत याद आते हैं। वो दोहा सुने। चीटी रानी क्यों सहती इतनी हैरानी, आओ खेले कूदे आओ छोड़ सब चिंता पुरानी।
यही दुआ याद करना था और हम लोग ने याद भी किया। आज भी याद करती हूँ। और उस समय हमारे जो टीचर थे उन्होंने एक छड़ी दी और बोले जो याद नहीं किया उनको छड़ी लगाओ। अब बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्लास के तो सभी हमारे मित्र हैं, छड़ी कैसे लगा सकते हैं। लेकिन सर का जो आदेश था उसको कैसे पालन नहीं करते। तो एक को बात याद आती है स्कूल की। ऐसे कॉलेज में भी कई जगह पार्टिसिपेट किए। कॉलेज आने के बाद में हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और विद्यार्थी परिषद में जो काम करने का मौका मिला, उनसे जो संस्कार मिला शायद घर में भी नहीं मिलते हैं, ना ही एजुकेशन फील्ड में कहीं मिलता या मेरा बुक में कहीं लिखा होता। लेकिन ऐसे जो राष्ट्रव्यापी छात्र संगठन में काम करने का मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। मैं कॉलेज मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय मंत्री तक का जिम्मेदारी रहा और मैं पूरे रांची विश्वविद्यालय में, पहले बहरागोड़ा से लेके गढ़वा तक एक ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे, रांची विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का संगठन मंत्री मैंने 5 साल का समय दिया और किया। उसका एक अलग अनुभव मिला मुझे। बहुत जल्दी माने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना और राष्ट्र हित के लिए काम करना, ज्ञानशील और एकता एक थीम लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती थी। वही सोच के साथ हमने काम किया और आज जो हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस, चाहे किसी मंच में या किसी बड़े अधिकारी से मिलने का, उस समय का जो स्थिति परिस्थिति था, तो हमारा कैंपस माने कॉलेज कैंपस ही काम हुआ करता था। वाइस चांसलर हो गए, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, शिक्षकेतर कर्मचारी हो गए, विद्यार्थी हो गए, इन सभी के साथ में हमारा समन्वय बहुत अच्छा हुआ। और जितने भी, अगर हम बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय बहरागोड़ा से लेके गढ़वा तक की, तो प्रत्येक कॉलेज में हमारा संपर्क था, हर टीचर से, हर उस वहाँ के स्टूडेंट से आज भी वह समन्वय है। और आज जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हजारों लोग कहीं ना कहीं राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक झारखंड पब्लिक सर्विस में पास होकर के आए और आज जॉब कर रहे हैं। माने हर डिपार्टमेंट में वो लोग दिखाई देते हैं। तो ये खुशी मिलती है कि उस समय जो हमने काम किया है, लोग हर फील्ड में गए हैं और मुझे एक मौका मिला कि हम राजनीति की ओर भी आगे जा सकते हैं। ये कभी हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते यह अपॉर्चुनिटी मिली। और भारतीय जनता पार्टी में भी हमने काम किया, महिला मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पेरेंट्स इसके लिए अलाउ करते थे मैम? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब ज्वाइन कर रही थी तो क्या पेरेंट्स? विद्यार्थी परिषद को आपको अगर जानना होगा तो देखेंगे कि वहाँ सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते हैं। विद्यार्थी परिषद में एक स्तंभ के रूप में खड़ा होने के लिए गुरु शिष्य का बहुत बड़ा समन्वय है। हर जगह अगर अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं कमिटी में, तो वो प्रोफेसर्स ही होते हैं। और प्रोफेसर के सानिध्य में काम करना और जो चरित्र निर्माण की बात करते हैं वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे देश भर का एक बड़ा प्रोग्राम था और कई टीचर लोग और कई बड़े संगठनकर्ता लोगों ने हमारे गांव में गए और मेरे पिताजी से बात की। और मेरे पिताजी तो देशभक्त थे, सीआरपीएफ का जवान होने के नाते उनसे पूछा गया। मैं अपने पिताजी को बोले, पिताजी आप मत बोलिएगा कि मैं एबीवीपी में जाके काम करूँगी। लेकिन मेरे पिताजी मेरा बात नहीं सुने। जब लोग अधिकारी लोग आए, उनसे बैठे तो बोले कि भगवान श्री राम ने राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र को दे दिए कि आप दोनों को ले जाइए और उनका संरक्षण करेंगे। तो हमारी 3 बेटियां हैं, 3 बेटी में से अगर एक बेटी को मैं देश हित के लिए दे देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं दे सकता हूँ। ऐसे मेरे पिताजी का सोच थे। और आज जिस तरह से, चाहे मेरी मौसी के यहाँ मेरी माँ कहते, मेरी मौसी, मेरे पिताजी, मेरी बहन, पूरा परिवार ने सपोर्ट किया कि जिस तरह से एक हम कहेंगे सनातन भाव से काम करने का एक मौका मिला। और यह काम शायद मेरे पिताजी मुझे खुला नहीं छोड़ते तो शायद यहाँ तक नहीं आ पाती। और मेरे पिताजी को पता था कि वो करेंगे। और मेरे पिताजी हर समय उत्साह के साथ बोलते थे कि हम देश का हर कोना में घूमें, एबीवीपी में रहते हुए, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, हर स्टेट का और हर अलग अलग तरह का काम करने का मौका मिला। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि एबीवीपी में रहते हुए जितना ST/SC हॉस्टल है उनका सर्वेक्षण किया। फिर उनको क्या बोलते हैं सो आपका सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज किए, उसका परिणाम भी मिला। जो आदिवासी हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया हुई, पूरे देश भर में जितना हमारी आदिवासी लड़कियां हैं
वो पलायन होती थी। तो वीमेन ट्रैफिकिंग पर भी हमने काम किया, उसका एक अनुभव मिला। उस पर भी अगर आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिस तरह से प्लेसमेंट एजेंसियां बिना रजिस्ट्रेशन का चलाते थे और लड़कियों को खूब पलायन होता था, उनको सही रेट नहीं मिलता था, फिर लड़कियों के साथ मानसिक शारीरिक हर तरह का घटना होती थी। ये सब हम लोग ने एबीवीपी में रहते हुए बहुत कुछ सीखा भी, देखा भी। और छात्र संघ का इलेक्शन कैसा होता है वो भी चुन कर के आना और विश्वविद्यालय में खड़ा होना, और छात्र संघ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि छात्र हित के लिए यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट का सदस्य होकर के बैठते हैं और उसका निर्णय करते हैं। ये बहुत कुछ जानने को मिला। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लीडरशिप की जो भावना है वो एबीपी से ही, यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही सीखने को मिली। कैसे राष्ट्र हित की जो भावना है अपने अंदर जागृत करना, ये इन्हें वहीं से मिला। हालांकि ये बचपन से ही कहें तो इनमें वो गुण थे, बस उसे निखारने की जरूरत थी और इनके पिता ने वो सारे परमिशन दिए, परमिट किए और तब जाकर के आज ये परिणाम है। हालांकि बातें कंटिन्यू जारी रहेंगी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मूल रूप से हम अपने दर्शकों को, चूंकि शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम है और हम शक्ति स्वरूपा से मिलवा रहे हैं, तो ऐसे में बातें जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम में, और शक्ति स्वरूपा के साथ हम बने हुए हैं। डॉक्टर आशा लकड़ा हमारे साथ उपस्थित हैं। पुनः एक बार परिचय कराते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य हैं और इससे पहले भी कई पदभार जो है वो संभाल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो संगठनात्मक रूप से वहां की सह प्रभारी रह चुकी हैं। चुनाव को लेकर के भी कई जिम्मेदारी इन्हें पहले मिल चुकी है और कई कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर भी संचालित करती आई हैं। और खास करके देखिए, झारखंड से एक आदिवासी महिला जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए आज एक अमिट पहचान बनाई है। तो संघर्ष जो है वो लंबा रहा है। और चलिए लिए चलते हैं समय जाया ना करते हुए, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। लेकिन मैम, कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा, कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं कि वहां से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने आप वहां से आगे बढ़ती हैं, तो वो कुछ वैसी घटना बताएंगी? हाँ, मुझे अपना शादी के बाद जब मेरे पति का हत्या हुआ, नक्सलियों ने जब हत्या की, तो उस समय तो मेरी स्थिति ठीक नहीं थी और मुझे लगा था कि संभवतः अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मन के अंदर आ गया और मैं किसी से भी मिलती थी तो बहुत रोती थी। और उस समय अगर देखा जाए तो मेरा इच्छा ही नहीं होता था कि मैं किसी से मिलूं। लेकिन हमारा जो संगठन है, चाहे संघ की बात करेंगे, चाहे बीवीपी की बात करेंगे, चाहे बीजेपी की बात करेंगे, सबने सपोर्ट किया। एक पारिवारिक दृष्टिकोण से जिस तरह से मुझे संभालने का प्रयास किया गया और सबने मिलकर के मुझे एक स्तंभ की तरह खड़ा किया। और मैं इतना कह सकती हूँ, मुझे कहने में कतई भी झिझक नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी जी का बहुत बड़ा रोल था। मैं आज भी नहीं थकती हूँ इस बात को कहते हुए। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट भी कराया मेरा और खड़ा होने का प्रयास किया कि किस तरह से समाज के सामने खड़ा होकर के सामाजिक काम में गतिविधियां आगे बढ़ानी चाहिए। और एक व्यक्ति ने बहुत मुझे बोले थे कि देखो, घटना हुई है, तत्काल है, सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए पीछे पलट के देखने के बजाय आपको आगे देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहे। और सही बात था। ये जो अगर पीछे पलट के देखते हैं तो दर्द ही होता है, क्या बोलते हैं आगे बढ़ने का एक रुकावट पैदा होता है। मेरे पास भी स्थिति वहापोह में ऐसे ही थी कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगी, मेरा किसी तरह का कोई ताकत नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँ कि पुनः और एक बार बोलती हूँ कि संघ का सभी संगठन की अगर हम बात करते हैं, एबीवीपी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, बड़े बड़े लीडरों ने खड़े होकर के मुझे खड़ा होने का प्रयास किया है। तो ये मेरे लिए बहुत संघर्ष का विषय था और पार्टी ने उसी समय मुझे खड़ा भी किया और रांची का मेयर का एक बड़ा जिम्मेदारी भी दिया। और परिणाम हुआ कि मैं जीत गई और जीत करके 10 साल एक काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये पार्टी का देन है कि गिरता हुआ को कैसे खड़ा किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं फेलियर इज ए सक्सेस पिलर। तो ये कहीं ना कहीं खड़ा होने का मौका मिला और लगातार जो पार्टी ने, संगठन ने, संघ ने जो जवाबदारी देती गई, हम उनके लिए आगे बढ़ते गए। और उसी समय अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे प्रदेश का मंत्री, भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री जैसा जिम्मेदारी दिया। और ये रांची में
मेयर रहते हुए दोबारा और एक मौका 2018 में मिला, उस समय भी हम जीत करके आए थे। जनता के साथ जुड़ने के बाद अपना दर्द क्या है वो भूल जाते हैं जितना जनता का दर्द देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और हमने हिम्मत नहीं हारे, उसको लगातार आगे बढ़ते रहे और कभी गलत के प्रति मैंने झुका नहीं, गलत के लिए लड़ा। अगर कोई भी व्यक्ति को ज़रूरत रहा और उनके लिए कोई काम करना था तो मैंने किया। मैं रांची को बहुत अच्छे से संवारने का भी काम किए। कई ऐसे स्लम एरिया थे जहां आज़ादी के बाद कुछ भी योजना प्लानिंग नहीं था, उसको हमने योजना प्लानिंग करते हुए गांव तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। उनका दर्द मेरा दर्द बन चुका था, इसलिए काम करने में भी आसान हुआ। चाहे रोड की बात करेंगे, पार्क की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, पीएम आवास की बात करेंगे, शौचालय की बात करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस तरह से सेल्फ डिफेंस बनाना है, रानी मिस्त्री जैसे लोगों को खड़ा करना। आज जिस तरह से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के NULM में काम कर रही है और फ्लिपकार्ट के साथ में खरीद बिक्री कर रही है, तो ये सब खुशी मिलता है। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी को हमने ढूंढा भी और उनके साथ कदम से कदम मिला करके हमने काम किया, जिसका परिणाम आज देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो अपने दुख और गम को दरकिनार करके, भूल करके, और इसमें संघ का काफी अहम योगदान रहा है, पार्टी का अहम योगदान रहा है। स्मृति ईरानी का इसके लिए धन्यवाद करेंगी, क्योंकि उन्होंने उस बुरे वक्त में साथ दिया था और ये जनता के लिए अपने दर्द को भूली, जनता के लिए आज भी खड़ी हैं, तत्पर हैं और 2-2 बार महापौर भी बनी है। जनता ने प्यार और समर्थन दिया है, पार्टी ने भरोसा जताया, कई जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी मिली है। अच्छा मैम, आदर्श आप अपना किन्हें मानती हैं? देखिए, मैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते समय एक ध्यान में आता है कि अपना आदर्श क्या हो। तो युवाओं को एक सोच के साथ चलना पड़ता है और हम कह सकते हैं कोई एक महापुरुष, अगर उनकी जीवनी को पढ़िएगा, उनको अध्ययन कीजिएगा और अध्यात्म को लेकर के आगे चलना और पूरा विश्व को विजय करने का एक सोच और एक विचार रखने वाला हमारे युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हमारा प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जिस तरह से अपने भाषणों में दुनिया को जीतने का काम किया और उनका इतिहास पढ़िएगा तो कई अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं। और अगर कई मार्गदर्शन अगर ढूंढेंगे तो कई मार्गदर्शक भी लोग रहे हैं। कई लोग का नाम लेना उचित नहीं है मुझे, हाँ, लेकिन कई लोग हैं, चाहे ABVP की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे या पार्टी की बात करेंगे, तो कई लोग मार्गदर्शक भी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से, उनके प्रेरणा से और विवेकानंद जी को आदर्श मान के मैं आगे बढ़ती रही। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारत का डंका कब का पूरे विश्व भर में बजवाया है और उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानती हैं। कई लोग आज उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और यही वजह रही कि आज ये अपने जीवन में इतना आगे बढ़ी हैं। कई लोग अब इन्हें प्रेरणा मानते हैं। मैम, चुनावी समय है, इलेक्शन सर पर है, झारखंड को काफ़ी करीब से देखी हैं, झारखंड में जन्मी है, पली बढ़ी हैं, तो क्या लगता है, क्या सिचुएशन है, परिवर्तन कितना लगता है कि ज़रूरी है? देखिए, मैं तो जब से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मेंबर बनी हूँ तब से लेकर के अभी तक हमने झारखंड का लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट को देखा है, रिव्यू मीटिंग किया है, आदिवासी समाज से मिले हैं, आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राओं से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड बहुत स्थिति ठीक नहीं है, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना को उस दूर तलक के गांव तक पहुंचाना चाहिए था, जो आज तक नहीं पहुंचे हैं। अगर नल से जल योजना की भी बात करेंगे तो आज एक जल मीनार तो खड़ा है लेकिन उस जल मीनार में पानी नहीं है। मैं साहेबगंज का भी बात कर सकती हूँ, मैं गुमला की भी बात कर सकती हूँ, मैं क्या बोलते हैं पाकुड़ की भी बात कर सकती हूँ, गोड्डा की बात कर सकती हूँ, आपको लातेहार का, मैंने तमाम जिस जिला में मैं गई हर जगह का स्थिति एक जैसा है। मैं इतना कहूँ, सरकार चाहे किसी की भी हो, आम व्यक्ति को समेट के मूलभूत सुविधा मुहैया करते हुए जो योजना है उस योजना को गरीब तक पहुंचाने का काम करेंगे तो हमें लगता है झारखंड संवरेगा, सुधरेगा और झारखंड का विकास होगा। जिस थीम के साथ झारखंड बनी थी वो झारखंड को उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी, आप जिस पार्टी, जिस संघ का बात करती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उस समय ये झारखंड राज्य अलग हुआ था। एक अलग झारखंड राज्य का जिस तरीके का सपना देखा गया था वो आज तक नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर परिवर्तन होता है तो वो सारे सपने पूरे होंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भारत रत्न
अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व अपने प्रधानमंत्री देश के रहे। उन्होंने एक सपना देखे थे कि बिहार और झारखंड बहुत बड़ा इलाका है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है, यूपी और उत्तराखंड बहुत बड़ा है। ये 3 राज्य को उन्होंने अलग किया, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो उनकी गति बढ़ चुकी है, लेकिन झारखंड की स्थिति वही है। जिस आदिवासी समुदाय को लेकर के, जिनकी सोच को लेकर के, जिनको आगे बढ़ाने के लिए देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, वो सपना अभी आधार पर लटक गया है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आने वाला समय में सरकार चाहे किसी की भी हो, उस जगह को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ का आदिवासी ठगा ना रहे, उनको आगे बढ़ने के लिए उनका प्रयत्न से उनके ज़मीन बचे, उनका समाज बचे, उनका अस्तित्व बचे, इसको ध्यान में रखते हुए इस राज्य का विकास होना चाहिए। बिल्कुल, राज्य का विकास होना चाहिए। और शक्ति स्वरूपा से हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है और न्यूज़ 11 के तमाम दर्शकों को एक बार पुनः नवरात्रि की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैम, छोटा और अंतिम सवाल कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे अगर एक संघर्ष की घड़ी आती है, या कैसे आगे बढ़ाएं अपने बच्चों को, या फिर हमें हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई आती है तो कैसे आगे बढ़ें, उनके लिए छोटा सा टिप। जिंदगी को अगर जीना हो तो हमें माँ दुर्गा से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। माता का 9 रूप जिस तरह से है, हमें भी उस टाइप से करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम को हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। और हिम्मत करते हुए जिस तरह माता ने रौद्र रूप करके अपने वर्चस्व को बचाने का काम किया है, उसी तरह से आप सभी दर्शकों को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कठिनाई चाहे कितना ही हो जाए, उस कठिनाई को कठिनाई ना समझे, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, समाज में अपने को स्थापित करे और एक नाम रोशन करते हुए, अपने को खड़ा करते हुए जो सपना आपने देखा है उसको साकार करेंगे। सभी को मैं दुर्गा पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ कि आपका जीवन भी सुखमय हो और आपको माता रानी सुख से, धन धान्य से भर दे। धन्यवाद। मैं पुनः न्यूज़ 11 भारत को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामना करती हूँ कि आपको भी माता रानी बहुत शक्ति प्रदान करे और आप जीवन पर्यंत इसको और ख्याति प्राप्त करते हुए लोगों तक पहुँचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो मैम का भी बहुत धन्यवाद। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, घबराए नहीं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। और देखिए, कितनी भी बाधा हो, विघ्न हो, अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी ही, लेकिन बुराइयों के साथ हमेशा लड़ें। और जो नौ दुर्गा का रूप है, उन रूपों से भी सीखें। तो ऐसे में आगे भी हम मिलवाते रहेंगे शक्ति स्वरूपा से, लेकिन फिलहाल आज की मेहमान हमारे साथ डॉक्टर आशा लकड़ा थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।